Hello students, today we are going to start the topic of eubacteria. So let's see. Eubacteria is also known as true bacteria. eubacteria को हम true bacteria भी कहते हैं और हमने बैक्टीरिया को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. And we have done archaebacteria in our previous lecture, and today we are going to study the eubacteria. So eubacteria is actually cosmopolitan in nature. ये पूरी अर्थ पे ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. नेक्स्ट, इट्स सेल वॉल इज रिजिड and it is made up of peptidoglycan and muramic acid, and it is one of the most important component of its cell wall. Next, membrane lipids of the Hello students, today we are going to discuss about eubacteria. तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं. वन इज आर्केबैक्टीरिया, which we have done in our previous lecture, and second is eubacteria. तो बैक्टीरिया या मोनेरा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्केबैक्टीरिया को हमने 3 टाइप्स का डिस्कस किया था, दैट इज मीथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया था. एंड यूबैक्टीरिया, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स टाइप्स. सो लेट्स सी. जो यूबैक्टीरिया है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया एंड इट्स सेल वॉल इज रिजिड एंड इट कंटेन्स peptidoglycan and muramic acid, and it is a very important point for your NEET examination. तो नीट के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में या यूबैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन सा मेन कंपोनेंट है. तो आंसर विल बी पेप्टाइडोग्लाइकेन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स मेम्ब्रेन लिपिड्स हैव स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स. तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो लिपिड्स लगे हैं दे कंटेन स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स एंड इट्स मोटाइल फॉर्म हैव फ्लैजिला. यानी कि यूबैक्टीरिया की मोटाइल फॉर्म्स में, ऐसी फॉर्म बैक्टीरिया की जो मूव कर सकती है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है. अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स पर. तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमें सभी टाइप डिस्कस नहीं करनी है. अगर हम बीएससी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अपने क्लास 11th लेवल तक या 12th लेवल तक हमें इतना जो है, जो आज हम समझेंगे, दैट इज सफिशिएंट. सो सी, द eubacteria is of various types, and number 1 is cyanobacteria, which is also known as blue-green algae, and it is capable to fix nitrogen. The second category is mycoplasma, which is also known as PPLO, that is pleuropneumonia-like organism. It is one of the world's most smallest cell, and it is also known as joker of plant kingdom because it used to change its shape again and again. Next class is actinomycetes. Actinomycetes is basically
अ लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस, और इसको पुराने समय में रे फंजाई भी कहा जाता था या रे फंगस भी कहा जाता था, क्योंकि ये स्पोर बनाने का काम करता है, स्पोर्स लाइक कोनिडिया। तो ये स्पोर बनाता है विच आर इमोटाइल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, और इसी वजह से इसको हम रे फंगस कहते हैं। द नंबर 4th इज Rickettsia, and Rickettsia, it has no flagella, no pili, no capsule or spore, and it was discovered by Howard Taylor Rickett, और रिकेट के ही नाम पर इसको जो है रखा गया है। तो जिस साइंटिस्ट ने हावर्ड टेलर रिकेट ने जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस टाइप को रखा गया है। द नेक्स्ट वन इज Chlamydia. It is one of the smallest bacteria. तो सबसे ज्यादा छोटा तो माइकोप्लाज्मा है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम बड़ा कह सकते हैं या वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, कि जो छोटे बैक्टीरिया हैं उनमें से एक क्लेमाइडिया भी है। और क्लेमाइडिया जो है इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड यूरेथराइटिस इन ह्यूमन, एंड इट इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ रिकेटेशिया। एंड यूरेथराइटिस के केस में देयर इज अ इन्फ्लेमेशन इन यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। नेक्स्ट इज 6th कैटेगरी, दैट इज स्पाइरोकेट्स, एंड इट इज बेसिकली पैरासिटिक इन नेचर। जो स्पाइरोकेट्स कैटेगरी है ये पैरासिटिक कैटेगरी है, एंड इट कॉजेज मेनी डिजीजेस इन ह्यूमंस। For example, syphilis, which is caused by Treponema pallidum, relapsing fever, which is caused by Borrelia, and jaundice, which is of infectious jaundice, and it is caused by Leptospira. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं जो इनके आगे मैंने लिख दिए हैं, आप इनको यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। अब आपको ये 4 कैटेगरी, that is Actinomycetes, Rickettsia, Chlamydia, Spirochetes, इसकी डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है। हमें एनसीईआरटी केवल यू बैक्टीरिया की 2 कैटेगरीज को लर्न करने के लिए बोलती है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस cyanobacteria and mycoplasma in detail, and there is no need to learn these categories in detail even from the side book. तो आप सिर्फ इन 2 कैटेगरीज पर फोकस रखेंगे। इन कैटेगरीज के बारे में आप थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन इनका पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जनरल इंट्रोडक्शन मैंने इनका आपको दे दिया है, लेकिन ये 2 कैटेगरी आप जरूर करेंगे, और आप इस वाले पॉइंट को याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन मिल सकता है। एंड वन मोर क्वेश्चन कैन कम, दैट इज फ्रॉम क्लेमाइडिया एंड स्पाइरोकेट्स, एंड दीज आर द डिजीजेस साइफिलिस एंड यूरेथराइटिस, क्योंकि इन डिजीजेस का जिक्र आपकी क्लास 12th में अक्सर हो जाता है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली ये डिजीजेस के सिर्फ नाम दिए हैं, इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्लास 12th में भी नहीं पूछा है, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत इनकी नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको बेसिक डिविजन्स ऑफ बैक्टीरिया समझ में आ गए होंगे। बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्केबैक्टीरिया इज ऑफ 3 टाइप्स, and eubacteria is mainly divided into these 6 types, and there are other types too which we don't have to do. So now we are going to do the cyanobacteria in detail. Students, let's discuss the cyanobacteria, which is one of the most important topic for your NEET examination. See, cyanobacteria is also known as blue green algae,
और एल्गी वर्ड से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई प्लांट नहीं है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो फिर हमने इसको एल्गी क्यों लिखा? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। हां, तो पानी की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं, जबकि ये साइनोबैक्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ब्लू ग्रीन एल्गी कोई प्लांट है, तो आप कहेंगे नहीं, ये प्लांट नहीं है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है। एंड इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। And the name cyanobacteria was suggested by Allen and Morris. तो एलिन एंड मॉरिस ने इसको ये नाम दिया था। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके कुछ फीचर्स पे। तो ये ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। इट मींस इट डज नॉट टेक ग्राम स्टेन। तो हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने जो स्टेनिंग टेक्निक तैयार करी थी, जो बैक्टीरिया को कलर करने का प्रोसीजर तैयार किया था, ये बैक्टीरिया उससे कलर नहीं हो पाता है। एंड द सेल वॉल ऑफ दिस बैक्टीरिया is 3 to 4 layered and contains peptidoglycan. Next point, they were first living organisms to perform oxygenic photosynthesis. This point is very important. ये पहला ऐसा बैक्टीरिया था जिसने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया था। जब हमारी अर्थ बनी थी तो अर्थ पर ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी स्टार्टिंग में। द एटमॉस्फेयर वॉज एनएरोबिक। तो जब अर्थ बनी उस समय पर एनएरोबिक कंडीशन थी और इस बैक्टीरिया ने आकर के ऑक्सीजन रिलीज करवानी स्टार्ट करी फोटोसिंथेसिस करके। सो this bacteria was first living organism to perform oxygenic photosynthesis. तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लाने वाला फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फ्लैजिला एंड सीलिया are absent in this type of bacteria. Next, its cell protoplast is divided into two parts. Outer part chromoplasm and inner part is known as centroplasm. तो इसके प्रोटोप्लास्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आउटर एंड इनर। और आउटर पार्ट में हमें मिलेगा थाइलाकॉइड which helps in फोटोसिंथेसिस। तो थाइलाकॉइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट ऑल्सो कंटेन्स गैस वैक्यूल्स एंड रिजर्व फूड मटीरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल दैट इज प्रोटीन, बीटा ग्रैन्यूल दैट इज फैट, वॉलेंटिन बॉडी दैट इज रिजर्व फॉस्फेट, alpha granules, sucrose, etc. It is covered by mucilage sheath. Again a very important point. जो साइनोबैक्टीरिया है इसके ऊपर म्यूसिलेज की एक चिपचिपे पदार्थ की लिक्विड जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस, उसकी एक कोटिंग पाई जाती है इसके ऊपर, जो इसको हेल्प करती है कॉलोनियल फॉर्म में रहने में। इसके अलग अलग बैक्टीरियाज को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो ये फंक्शंस हैं म्यूसिलेज शीथ के, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कवरिंग ऑन सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। द नेक्स्ट पार्ट इज इट कैरीज आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
देखिए इस टॉपिक से बहुत सारे नीट के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, तो इसलिए इसके आपको बहुत सारे पॉइंट के अंदर मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा और उन पॉइंट से आपको नीट का क्वेश्चन मिलने के चांसेस काफी रहेंगे। तो इट कैरीज आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड on the basis of that it is divided into two categories, free living and symbiotic bacteria। जो बैक्टीरिया सॉइल में या वाटर में प्रेजेंट है और किसी और ऑर्गेनिज्म से अटैच नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री लिविंग। तो अगर साइनोबैक्टीरिया अपने आप ही सारे काम को कर रहा है, किसी और बॉडी से, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो जुड़ा हुआ नहीं है, सो वी आर कंसिडरिंग इट एज फ्री लिविंग। तो साइनोबैक्टीरिया दो टाइप के हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। सपोज करिए साइनोबैक्टीरिया किसी प्लांट की रूट से अटैच हो गया, तो तब ये क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक। अगर बैक्टीरिया किसी और ऑर्गेनिज्म लाइक यहां पर ये प्लांट की रूट से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक। और अगर ये सॉइल में फ्रीली मौजूद है तो तब क्या कहलाएगा, फ्री लिविंग। तो साइनोबैक्टीरिया दो टाइप का हो सकता है, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक, और दोनों ही कैटेगरीज नाइट्रोजन फिक्स करती हैं और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनाबीना एंड नॉस्टॉक। तो इसको एग्जाम्पल्स को भी जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस्ट। देखिए ये मेरे पास एक फिलामेंटस जो है नॉस्टॉक नाम का एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, और इसका एक सेल ये स्पेशलाइज्ड है, और ऐसे काफी सारे सेल्स इसके फिलामेंट में मिलेंगे। तो ये एक टाइप का स्पेशलाइज्ड सेल है हेटेरोसिस्ट। इस सेल के अंदर ट्रिपल लेयर की बाउंड्री होती है, और ये ट्रिपल लेयर की बाउंड्री ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देगी। तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल विच हैज ट्रिपल लेयर्ड बाउंड्री एंड इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर इनसाइड। अब इस हेटेरोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। तो हेटेरोसिस्ट में कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है एमोनिया की फॉर्म में, और इस स्टेप को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर नाइट्रोजन गैस को एमोनिया में कन्वर्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज, देन दिस स्टेप इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट इज कंडक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और ये एंजाइम सिर्फ तभी काम करता है जब इस सेल में से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया हो और यहां पर एनएरोबिक कंडीशंस हो। तो हेटेरोसिस्ट सेल नाइट्रोजन से एमोनिया बनाता है, और इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये केवल तब हो सकता है जब यहां पर एनएरोबिक कंडीशन हो, यानी कि इस सेल में ऑक्सीजन मौजूद ना हो। तो ये सेल अपने ऊपर ट्रिपल लेयर की बाउंड्री करे रखता है, जिस कारण ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं, और ये अपने अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है, और ये प्रोटीन्स अंदर मौजूद ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। तो ये सेल यहां पर एनएरोबिक कंडीशंस लाने के लिए बाहर से ऑक्सीजन को आने नहीं देगा और अंदर मौजूद ऑक्सीजन को बाहर कर देगा विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स
which are known as oxygen scavengers. तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज हेटेरोसिस्ट. तो हेटेरोसिस्ट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल which has triple layered boundary and it is capable to fix nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन से एमोनिया या कोई और टाइप का प्रोडक्ट बनाना. तो नाइट्रोजन से अगर एमोनिया बन रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ. और ये एमोनिया किसके काम आएगा? ये एमोनिया काम आएगा प्लांट्स के. तो ये एमोनिया प्लांट्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है और इसको सॉइल में भी रिलीज किया जा सकता है. तो नाइट्रोजन से एमोनिया बनाना क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसके लिए क्या चाहिए? एनएरोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन लेस कंडीशन. और उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा? अंदर मौजूद ऑक्सीजन को तो बाहर कर दिया जाएगा बाय प्रोटीन्स कॉल्ड ऑक्सीजन स्कैवेंजर, और बाहर से ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं दिया जाएगा बाय इट्स ट्रिपल लेयर बाउंड्री. तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया इज मेनली बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. साइनोबैक्टीरिया में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता जल्दी से. तो मेनली क्या देखा जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और वो किससे होगा? बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन से. नेक्स्ट, ये जो हम नाम देते हैं रेड सी, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम. तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द रेड सी. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के एग्जाम के लिए कि रेड सी को नाम रेड सी क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्राइकोडेस्मियम erythrium cyanobacteria which imparts red color to the sea. तो ये आपको मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है जिससे नीट का क्वेश्चन देखा जा सकता है कि ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज करते थे बाय फोटोसिंथेसिस. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसपे क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेटेरोसिस्ट विच इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. और हेटेरोसिस्ट थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद, लगभग 7 से 15 बैक्टीरिया के बाद, ये सब बैक्टीरिया हैं. तो इसी में ये बैक्टीरियल सेल मॉडिफाइड है. तो हेटेरोसिस्ट इज अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल सेल which performs nitrogen fixation. और ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिलामेंट के अंदर पाया जाता है. तो जैसे ये अभी 7 सेल के बाद मिला तो अगले 7 सेल के बाद ये दोबारा मिल सकता है. एंड तो इसमें एक रेड सी वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक हेटेरोसिस्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है, एंड they were first living organisms to perform oxygenic photosynthesis. This is also very important for your NEET examination. अब चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ. तो अगर हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया 3 कैटेगरीज में पाया जाता है. अगर अकेला मिल रहा है तो यूनिसेल्युलर. अगर इसमें बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट हो गए तो ये क्या कहलाएगा? कॉलोनियल. और अगर ये धागे की तरह एक के पीछे एक लगते चले गए तो तब क्या कहलाएगा? फिलामेंटस. और हेटेरोसिस्ट में
ये जो बाकी के सेल्स हैं, ये सेल्स कहलाते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और यही सेल्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फिलामेंट है उसमें हेटेरोसिस्ट के अलावा जो ये बाकी के सेल्स हैं, इनको हम वेजिटेटिव सेल्स भी कह सकते हैं, और ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रख के चलने हैं इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। And now we are going to do the economic importance and disadvantages of cyanobacteria. So students, importance of cyanobacteria is, number one, it is used as food and fodder. Cyanobacteria को खाने के तौर पे और जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। For example, nostoc is eaten in China and spirulina is used as fodder, and there are very rich protein sources. Next point is oxygenic photosynthesis. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि साइनोबैक्टीरिया जो है ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, it fixes nitrogen and increase soil fertility. This point is again very important कि ये नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट, रिक्लेमेशन ऑफ यूजर्ड सॉइल्स। ऐसी सॉइल जिसमें एल्केलिनिटी बहुत ज्यादा हो चुकी हो, सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो चुकी हो, तो उसके अंदर अपनी एसिडिक एक्टिविटी से ये उसे कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल सॉइल के अंदर। यदि सॉइल के अंदर नमक की मात्रा, एल्कलाइन नेचर, ये जो है बढ़ गया हो बहुत ज्यादा, तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया ये अपनी एसिडिक एक्टिविटी से जो एल्कलाइनिटी है, जो सैलिनिटी है, जो बेस कंटेंट बढ़ गया था, उस बेस कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा ये साइनोबैक्टीरिया। तो इसको पॉइंट को हम क्या कहेंगे? रिक्लेमेशन ऑफ यूजर्ड सॉइल्स। तो ऐसी मिट्टी जिसमें बेसिक कंटेंट ज्यादा हो, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम साइनोबैक्टीरिया करता है बाय रिलीजिंग सर्टेन एसिड्स। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज मैन्योर। अगर मिट्टी के अंदर साइनोबैक्टीरिया मौजूद है तो उस मिट्टी में किसान को फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करके देगा। नेक्स्ट, इट एक्ट एज लार्विसाइडल। जो मॉस्किटो के लार्वा हैं ये उनको भी किल करता है। तो अगर सॉइल में या वाटर के ऊपर, जहां जिस मिट्टी में पानी होगा बहुत ज्यादा, या जिस पानी में या पॉन्ड में अगर बहुत ज्यादा मॉस्किटो के लार्वा हैं और अगर वहां पर साइनोबैक्टीरिया मौजूद है तो मॉस्किटो के लार्वा को वो किल कर देगा। नेक्स्ट, इट सिक्रीट सर्टेन एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स भी रिलीज करने का काम करता है। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया आल्सो। नंबर वन, इट कॉजेज वाटर ब्लूम्स। ये वाटर के सरफेस पे इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाता है कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन को कम कर देता है और पानी की क्वालिटी को खराब कर देता है। दैट इज कंसीडर्ड एज वाटर ब्लूम्स। नेक्स्ट, मेक सॉइल स्लिपरी। इसके ऊपर जो म्यूकस कवरिंग है, जब साइनोबैक्टीरिया बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाता है तो वैसे भी मिट्टी स्लिपरी रहती है बारिश के मौसम में, और ऊपर से साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ चुकी है तो इसकी जो म्यूसिलेज कवरिंग है वो मिट्टी को बहुत स्लिपरी बना देती है। नेक्स्ट, डिसकलरेशन ऑफ वॉल्स, बिल्डिंग, स्टैच्यूज एक्सेट्रा। ये एसिडिक कंटेंट रिलीज करता है जिस कारण स्टैच्यू, वॉल्स और बिल्डिंग के जो रूफ्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है।
नेक्स्ट इट ऑल्सो रिलीज टॉक्सिन्स। तो ऑसिलेटोरिया एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता है, एक ऐसा हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है जिससे एस्थमा कॉज होता है। सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ माइकोप्लाज्मा। It is one of the most important type of यूबैक्टीरिया। हमारे कोर्स में यूबैक्टीरिया की केवल दो टाइप्स सजेस्टेड हैं, वन इज साइनोबैक्टीरिया एंड सेकंड इज माइकोप्लाज्मा। तो जो बाकी की कैटेगरीज हैं वो हमें नहीं करनी है, सिर्फ दो कैटेगरीज करनी थी। एक हम कर चुके हैं साइनोबैक्टीरिया और दूसरी हम अब करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है which is also known as PPLO, Pleuropneumonia like organism, and it was discovered by E. Nocard and E.R. Raux in 1898 from the pleural fluid of cattle suffering from pleuropneumonia। तो जिन केटल्स को, जिन पशुओं को बीमारी थी निमोनिया की, उनके प्लूरल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जब साइंटिस्ट ने, तो उसमें जो है इस ऑर्गेनिज्म को पाया और वहीं से इसको नाम दे दिया गया माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये अपनी शेप को बार बार बदलते रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो बार बार अपनी शेप को बदलने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और शेप का बार बार बदलना ही क्या कहलाता है, प्लियोमॉर्फिक। तो चेंजिंग ऑफ शेप्स अगेन एंड अगेन इज नोन एज प्लियोमॉर्फिक, एंड ड्यू टू दिस it is considered as joker of plant kingdom। and mycoplasma can survive without oxygen। so these points are very important कि एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता हो, तो आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। तो तीनों में ही आंसर माइकोप्लाज्मा आएगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। इट इज यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल का बना है। प्रोकैरियोटिक, इट मींस इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। नेक्स्ट इट इज जनरली फाउंड फ्री लिविंग एंड इट इज नॉन मोटाइल। इसके पास सीलिया फ्लैजिला नहीं होता, तो ये उसकी मदद से मूवमेंट नहीं करेगा। एंड इट हैज फ्राइड एग अपीयरेंस, जैसे एक फ्राइड एग लगता है तो ये माइक्रोस्कोप में देखने में कुछ कुछ वैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट इट हैज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स which help in protein formation। नेक्स्ट इट हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जो डीएनए है इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज डीएनए एंड इट इज double stranded, and its RNA is single stranded। तो RNA is single stranded and DNA is double stranded like this। उसके बाद आएगा it is smallest living cell। again very important point कि name the smallest living cell present on earth, answer will be mycoplasma galacticum। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप खाली माइकोप्लाज्मा भी याद रख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ इज माइकोप्लाज्मा। नाउ वी आर कमिंग टू इट्स नेचर। इट कैन पास थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो फिल्टर्स बैक्टीरिया को पास होने नहीं देते, ये उनमें से भी पास फिल्टर्स के थ्रू हो जाता है। यानी कि बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाले जो फिल्टर्स अवेलेबल हैं वो इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज
इट इज बैक्टीरिया विदाउट कोट। तो हम माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया विदाउट कोट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकता है। नेक्स्ट, its nutrition is heterotrophic and majority of the times it has parasitic mode of heterotrophic type of nutrition। तो ये heterotrophic nutrition है, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता और ये एक पैरासाइट की तरह बिहेव जनरली करता है। नेक्स्ट, इट इज ग्राम नेगेटिव एंड इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से इसकी डेथ नहीं होगी, बट इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम के एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से माइकोप्लाज्मा नहीं मरेगा, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये मर सकता है। नेक्स्ट, इट्स रिप्रोडक्टिव यूनिट इज एलिमेंट्री बॉडी। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ ज्यादा बुक्स में नहीं दिया गया है, बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका रिप्रोडक्शन एलिमेंट्री बॉडी की हेल्प से होगा। नेक्स्ट, इट कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों में डिजीज कॉज करता है। सर्टेन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, bunty top of banana, rice yellow dwarf, citrus greening, sandal spike, etc. And in animals, it causes rheumatism, arthritis, PAP type of pneumonia, etc. तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा प्लियोमॉर्फिक, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, it is smallest living cell and its reproduction is by elementary body and diseases caused by it। तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और यह है माइकोप्लाज्मा का डायग्राम, और इसके अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा एंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिलर। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलैमिलर होगी। जब इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो उससे पहले ये अपने डीएनए की भी मल्टीप्लीकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेटिंग डिस्क एंड इट्स राइबोसोम्स आर 70s, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इट ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स, proteins and certain granules. So thank you, and in our next lecture we are going to start the topic of kingdom Protista. So students, let's do one previous year question which has came in 2012. The cyanobacteria are also referred to as, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आपको अभी पढ़ाया था। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि साइनोबैक्टीरिया को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर इज ब्लू ग्रीन एल्गी। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन हैज केम इन 2014, ट्राइकोडर्मा इरिथ्रियम व्हिच गिव्स कलर टू रेड सी बिलोंग्स टू। तो अभी आपको ये क्वेश्चन